जी आइए सेट के एमसीक्यूज निकाल लें जी। आइए सेट के एमसीक्यूज, आइए सेट के एमसीक्यूज। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर आईएस सेट वेयर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाइज। भाई ये बात गौर से सुन लें, जिधर स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिक गाइडलाइन ना दी हो तो बच्चों फिर अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे अप्लाई किया जाता है? फिर इस तरह होता है बच्चों, फिर इस तरह होता है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर कोई गाइडेंस मौजूद है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस को सामने रखते हुए आप ट्रीटमेंट कर लें। अगर उधर भी बात नहीं की तो भाई और भी बड़ी सारी चीजें हैं, जिस तरह आईएफआरएस के अलावा यूएस गैप्स हैं और भी डिफरेंट बॉडीज हैं, उनमें जाकर देखें यार उन्होंने कौन से वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? कोई उन्होंने कोई पब्लिश किया होगा डॉक्यूमेंट, कोई इस तरह की बातें, कोई अनाउंसमेंट्स होंगी। इधर आए, कहता जी बताएं जवाब, जब स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने कोई बात उस पर ना की हो। द मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अदर, हाँ बिल्कुल बेहतरीन बात होगी, रेफरेंस के तौर पे फिर इसको देखा जाएगा। पब्लिश अकाउंटिंग लिटरेचर्स, लिटरेचर्स बच्चों वो जो चीजें उन्होंने लिख के दी होती हैं जी, ये डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश हुए होते हैं उधर से हेल्प लेंगे। प्रैक्टिस दैट आर वाइडली रिकॉग्नाइज एंड प्रीविलेंट इन द इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल ऐसे है। अगर कोई गाइडलाइन नहीं दी तो इंडस्ट्री का जिस तरह नॉर्म चल रहा है वैसे चीजों को देख लेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द, नहीं 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 नहीं, एंटिटी ने, वो पता क्या कहना चाह रहे हैं। अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, ये एक कंपनी है, उसमें भी 100 एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ना स्टैंडर्ड की जो अकाउंटिंग के बड़े हैं, जो डायरेक्टर फाइनेंस के, उन्होंने ना एक आसान करके ना कोई ट्रीटमेंट उन्होंने बताया जी आईएफआरएस को हमने ऐसे लेके चलना, इस आईएफआरएस को ऐसे लेके चलना, जो उन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं भाई उसको तो नहीं सामने रखेंगे ना। ये तो एंटिटी ने अपनी सहूलत के लिए इस तरह की कोई बात की होगी, क्या ख्याल है जी? वो तो डायरेक्टर साहब की गलत बात कर देंगे, उनकी बात को थोड़ी मानना है। कहता ये तो जवाब क्या बना बच्चों? डेल्टा। जी डेल्टा जो गलत है वही जवाब है जी। नॉट, नॉट का लफ्ज लिखा ना। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है बच्चों, जिस तरह चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो कहते हैं जी जब से कंपनी बनी तब से रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कर लो। क्या कर लो बच्चों? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों, तो फिर इधर देखो, अगर इस तरह का कोई मसला है तो बच्चों याद रखना, अगर इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड फिर कहता जहां तक पॉसिबल है, वहां अर्लीस्ट पॉसिबल, कहता वो वाला साल ले लो। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली देन अप्लाई द चेंज, नहीं 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 ऐसी तो बात ही नहीं कभी की। अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट, हाँ कहता सच अ चेंज इज नॉट अलाउड, क्यों अलाउ क्यों नहीं? स्टैंडर्ड कहता चेंज करो। डेफर द चेंज अंटिल द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बिकम्स, कहता जब तक पॉसिबल नहीं होता चेंज करो ही ना। नहीं ये भी बात सही नहीं है, वो ठीक है जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट? जी आप बताएंगे, शाबाश। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट जी, जी कहता चेंजिंग द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम, भाई ये तो चेंज इन एस्टिमेट है, ये तो प्रोस्पेक्टिव डील होगा। चेंज द मेजर बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, यस ये आएगा। उसने प्रायर ईयर, इधर देखें, रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बच्चों, उसने ये नहीं कहा कि प्रायर ईयर एरर। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में दो चीजें, प्रायर ईयर एरर भी, और बच्चों क्या इसमें प्रायर ईयर एरर भी आएगा और प्लस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और ठीक है जी। कहता जी इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल अंडरस्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यू टू इनकरेक्ट फॉर्मूला, हाँ तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, ये तो एरर है। कहता अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, भाई इसको टिक टिक को बंद करो ना। कहता रिसीव्ड बाय एन एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बच्चों इसका प्रायर ईयर इंपैक्ट तो नहीं आएगा ना, ये तो अपने साल में ट्रीट कर लेंगे। और बात समझ आई है कि नहीं आई जी? ये तो पहली दफा आई है आज, इसका प्रायर ईयर पे क्या इंपैक्ट आना जी? प्रायर ईयर पे इंपैक्ट तो उसका आता है जो पहले कोई काम हो चुका है और या तो गलत हुआ या किसी और तरह से हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? कहता बताएं जी विच वुड बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? जी हिम्मत करें जी, बताएं, शाबाश।
जी, तो जवाब क्या बना, बोथ। फाइफो से बच्चों इन्वेंट्री की मेजरमेंट बेसिस चेंज करना, ये भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाना कॉस्ट से, ये भी क्या है बच्चों। जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर सॉरी 21 का जवाब बता दें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, जी प्लीज, अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहा है जिस पे एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिल्कुल इस पे है। चेंज इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, बच्चों अभी आपने ना IFRS 15 नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह FAR 2 में जाके आप पढ़ लेंगे, सही है बच्चों। उसमें ना दो चीजें होती हैं, दो तरह आप ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, दो तरह करते हैं, सही है बच्चों, दो तरीके हैं। और सही है मेरे भाई, अब दो तरीके कौन से हैं अभी फायदा नहीं है आपको बताने का, और बात समझे बच्चों कि नहीं। एक होता है पॉइंट इन टाइम, सही है बच्चों, एक होता है जी कंप्लीशन की बेस पे रिकॉर्ड करना। भी छोड़े ये सारी बातें, मुझे बताएं बच्चों, ये जब चेंज होगा तो ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट किया जाएगा। तो बच्चों ये जो है ना इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, भाई ये तो पहली दफा आज रिवैल्यूएशन मॉडल आया है। क्या आया है बच्चों, बोलो, इनिशियल अडॉप्शन। इनिशियल अडॉप्शन का मतलब अभी अडॉप्ट करने लगे हैं। और वैसे भी बच्चों IAS 16 को वैसे भी क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों, चलो ये बात तो खैर सही नहीं है कि पहली दफा अडॉप्ट करने लगे हैं, पहली दफा भी अडॉप्ट करने लगे हैं तो है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना, शुरू में तो कॉस्ट मॉडल पे होगा। लेकिन बच्चों IAS 16 में क्या है, बोलो शाबाश, IAS 16 को सब बच्चे बोलेंगे, ये पोस्ट बैच वाले नहीं बोल रहे। IAS 16 बच्चों एक्सेप्शन में आएगा, किस में आएगा, IAS 16 को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली डील, जी आगे आ जाए। कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट। जी बच्चों अब ये जरा ध्यान से करने वाली बात है, ये जरा ध्यान से करने वाली बात है। कहता मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू इन्वेंटरी एट एवको बेसिस, किस बेसिस पर, वेयर एज द एंटिटी जो हमारे वाली वो किस पे कर रही है, फाइफो पे। अच्छा अब बच्चों इधर देखो, द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी 2013 पर फाइफो के मुताबिक कितनी है, 20। हाउ एवर एवको के मुताबिक कितनी है बच्चों, 18 मिलियन। अब इस तरह की शक्ल हम बना लेंगे बच्चों, आपको याद है 2012 और 2013, इधर आएगा बच्चों क्या बोले, ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्या आएगा बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर, क्या बात समझ रहे हैं सर, जी इधर देखें, हम इधर देखें, इधर आगे कहता जी द इन्वेंट्री पिछले साल कहता रिपोर्टेड 15 मिलियन, हाउ एवर एवको के मुताबिक कितनी थी बच्चों, 13.4 मिलियन। अब मुझे बताएं पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारे मुताबिक कितना था, 15 का, तो हालांकि होना कितने का चाहिए, तो 1.6 से ज्यादा है ना, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, अगर ये ओवर स्टेटेड है तो बच्चों इधर ये भी ओवर स्टेटेड है। क्या मेरी बात समझ रही है। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, उसका सवाल क्या है, कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट क्या होगा। इधर देखें बच्चों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट भी जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट भी फिर क्या होता है, ओवर स्टेटेड। क्या बात समझे बच्चों। और क्लोजिंग स्टॉक जब बच्चों क्या होता है, बच्चों शाबाश, सॉरी ओपनिंग स्टॉक जब ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट, बात समझ गए बच्चों, बात समझ गए सर। अब क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक में आए बच्चों, हमारे मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20 मिलियन का, और एवको के मुताबिक कितना, 18। तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक इधर फिर क्या है बच्चों, बोलो, ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, तो प्रॉफिट भी क्या है, ओवर स्टेटेड है। अब नेट बता दें इस साल 0.4 से हमारा स्टॉक क्या है, बोलो, हमारा प्रॉफिट क्या है। क्या बात समझ रहे, क्या बात समझ रहे हैं बच्चों, जी इधर देखें अब, जी आप मुझे बताएं बच्चों, इधर बताएं, अगर अब उसने ये नहीं पूछा अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड, अब वो पूछ रहा है अगर इस तरह करेंगे तो भैया अगर ये हमारा प्रॉफिट है ओवर स्टेटेड, इसको जब सही कर देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, जी बताएं शाबाश। कहता व्हाट, उसने सिर्फ 13 का पूछा, मेरा ख्याल है बस उसने सिर्फ 13 पूछा है, तो 13 में नेट बता दें बच्चों। जी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा प्रॉफिट इस टाइम ओवर स्टेटेड है। जब इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो तरह के सवाल आते हैं, एक आता ओवर अंडर स्टेटेड का, और दूसरा सवाल होता है बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज का। इधर अंडर ओवर स्टेटेड नहीं पूछ रहा, हमारा प्रॉफिट इस टाइम क्या है, बोले शाबाश, ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों,
जब इसको सही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो डेल्टा इज योर जवाब। डन डन। इस तरह का क्वेश्चन कई दफा आया है पास पेपर्स में, बात समझे बच्चों जी। अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर इम्पैक्ट बताना है आपने जी। ठीक है जी। एक कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बच्चों, एंड डिस्कवर्ड दैट प्रीवियस ईयर अमाउंट वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज इन एन इंटेंजिबल एसेट। बच्चों सिर्फ किस साल का इंपैक्ट बताना है, बताएं शाबाश। 18 का। किस साल का, 18 का। तो बच्चों 18 में बता दें फिर क्या है, सिर्फ ये तो हमने पिछले साल का, हमने रिटेन अर्निंग्स पर इंपैक्ट तो नहीं बताना ना, प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो अपने साल का आएगा बस जी। बता दें बच्चों। विद कहता है इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, कहता है वो इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसको आसानी से मेजर ना किया जा सके जी। बताएं दी। इनकरेक्टली हमने क्या किया था, बोलो शाबाश। वर इनकरेक्टली क्या किया था, बोलो भी, कैपिटलाइज किया था। तो बच्चों अब क्या कर देंगे हम, अब क्या करेंगे बच्चों बोलो, हम अपने एसेट को कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। जब रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो बताएं प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश जी। कितने से, खैर उसने पूछा ही नहीं इंक्रीज या डिक्रीज। और बात समझे बच्चों जी। आप बताएं व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। कहता है रिटेन अर्निंग्स में से कितना कम करेंगे ऑन 1 जनवरी 2018। किस दिन बच्चों, बच्चों 1 जनवरी 2018। रिटेन अर्निंग्स में पिछले सालों के इंपैक्ट आते हैं। और बात समझे हैं, यानी इसमें 16 का इंपैक्ट आएगा, 15 का, 16 का, 17 का। और बात समझ रहे हैं बच्चों। अब इधर देखें, अब 3 रुपए से 15 का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। 4 रुपए से किसका होगा, और बच्चों 4 से 17, तो इन सब को ऐड कर लें भाई जी, 11। ये लें सर, डन। आपको याद है 15, 16, 17। और बात समझे हैं बच्चों जी, वो ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। किस दिन बच्चों, 31 दिसंबर 2018 पे। भाई ये है चेंज इन एस्टिमेट का क्वेश्चन। कौन सा, इसके लिए फॉर्मेट बनाया था हमने, एक डेट, आगे एसेट का नाम है इधर कोई, प्लांट जी, सरप्लस नहीं है इधर। कह रहा जी प्लांट परचेज किया 1 जनवरी 2011 पर, कितने का, 1120 का। 1 जनवरी, शाबाश, सारे साथ साथ रहना बच्चों। कॉस्ट कितनी है, 11 लें सर। कहता जी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी इसकी, 10 साल, और एंड पे जाके कितने का बिकेगा, ये क्या है बच्चों इसकी। कहता हाउ एवर 2013, यानी 11 गुजरा और बच्चों 12 गुजरा, 2 साल के बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब बच्चों, और रेसिडुअल वैल्यू 2 साल तो डेप्रीशिएट करो ना बच्चों इसे जी। 1120 -1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 और 12, 2 साल डेप्रीशिएट जी। 200 जी, कितना आया, 9 जी। ये आ गया जी बुक वैल्यू। अब 31 दिसंबर 13 पे जाएं, अब जरा डेप्रीशिएट तो करें इसे। बची हुई अमाउंट, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है बच्चों। अब वो कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप, हाँ सही है वो। अब देखो ना, अब इससे ऑनवर्ड जितने साल है, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सब का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, सेम होगा जी। बताएं बस, ठीक है बच्चों, ये आपका 125 जवाब है। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, सबका जवाब अब क्या आएगा बच्चों, 2013 से ऑनवर्ड्स। भाईजान नहीं आवाज आ रही जी। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट बच्चों, यार ये क्वेश्चन मैं आपको एक दफा पढ़ा देता हूं, करना आपने खुद है, बिल्कुल डिटो कॉपी है, स्टेटमेंट से नहीं डरना। द डायरेक्टर्स ऑफ टॉम लिमिटेड disappointed by the draft profit, the company's assistant accountant Jerry has suggested Tom and Jerry, कहता a major item of plant
डेट कॉस्ट कहता 20 मिलियन, इसकी कॉस्ट कितनी है? अच्छा, और 30 सितंबर ईयर का एंड है यार। अच्छा, कहता ऑन 1 अक्टूबर 2010, कहता जी डेप्रिशिएटेड होना 5 ईयर लाइफ है इसकी। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2000 कितना बच्चों? 12 के, यानी इसका मतलब है जी 1 अक्टूबर 10 से लेके 30 सितंबर 11 गुजरा और 30 सितंबर बच्चों 12 गुजरा, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ। कहता अब प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट फॉर कहता 8 साल। अब इसकी टोटल लाइफ क्या हो गई? तो रिमेनिंग कितनी? 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग कितनी? 6। यार कर लोगे इसको? अब कर लोगे तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज। apply a new policy to a transaction as if that policy has always been applied। जी रेट्रोस्पेक्टिव ना बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं, एप्लीकेशन। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी आईए सेट की। पॉलिसी अप्लाई करना कॉल्ड एप्लीकेशन। क्या चांद जी? और वो प्रायर ईयर को करना रीस्टेटमेंट में आएगा। एक दफा आईएस सेट की थ्योरी का पहला सफा देख लीजिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, एडजस्टमेंट करना एसेट और लायबिलिटी में एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग असेसमेंट, दिस डिफाइन एज, बोले शाबाश, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। एडजस्ट करना ना एसेट की वैल्यू, जिस तरह अभी अल्लाह के बंदो करके आए हैं। ये देखो पहले 120, ये देखो डेप्रिसिएशन का बढ़ना कम होना, एडजस्ट ही कर रहे हैं ना वैल्यू जी। स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेस कन्वेंशन रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताएं जी। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कन्वेंशन, रूल्स, कवायदो जवाबित, वो जो आप फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं उन्हें। करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट है आईएएस सेट के एमसीक्यूज। ईपीएस अभी पोस्ट बैच वालों ने पढ़ा नहीं है। आपको आखिरी एक लेक्चर करवाया था जिसमें 19-20 मिनट की वो एक वीडियो थी, जिसमें आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक्स इस दफा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के बारे में भी बात की थी। इसमें तो आप एक एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ सकते, गुनाह कबीरा। क्या बच्चों? आप जितनी देखो बच्चों, एमसीक्यूज करने के अपना स्टाइल है। क्या है? आपको ईपीएस के सवालों से अंदाजा हो गया होगा। आप ये जब खुद करेंगे ऑटोमेटिकली बड़े सवाल आपके खुद ब खुद ऐसे हाथ चलना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एमसीक्यूज लाजमी देख के जाने हैं जी। आगे बच्चों कहता जी करेक्टिंग द रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर, करेक्टिंग का लफ्ज आ गया। एज इफ प्रायर ईयर एरर हैव नेवर अकर्ड। हाँ ये बताओ क्या है? हाँ, क्या आपको एमसीक्यूज नंबर 12 और आपको 15 में मतलब समझ आया है? इन दोनों को लिंक करना है आप आपस में आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? ये दोनों ठीक है जी। कह रहा विच टू ऑफ द फॉलोइंग, इधर बच्चे गलती करते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जी खुद बता दें। जी अल्फा, पहली दफा गवर्नमेंट ग्रांट आई है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी है। चेंज तो वो था जो पहले कुछ आ रहा था अब उससे चेंज कर दिया। जी ये तो नहीं है जी, बीटा तो है कंफर्म में। एंटिटी हैड रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भैया ये मैंने ना आपको बड़ा तफसीलन समझाया था बच्चों। ये प्रेजेंटेशन है। क्या है? अब आप प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं। पहले कोई खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में था, अब एडमिन में चला गया या कॉस्ट में चला गया। तो ये प्रेजेंटेशन का चेंज होना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। पिछले सालों को भी वैसे ही एडजस्ट करो जी। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है पहले वाला। क्या था? इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्लीज बता दें। ये तो बीटा ही बनेगा ना। क्या था जी? इधर देखें आप बच्चों, इधर देखें, इधर बच्चों इधर देखें यार। ये तो अब आप मुझे खुद बताएंगे, ये टॉम एंड जेरी वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना बच्चों, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट था ना, वो लाइफ का चेंज हो रहा था। बताएं जी है क्या, कौन सा सवाल जवाब सही है? चेंज इन ये प्रोस्पेक्टिव, जी बिल्कुल ओके बच्चों। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को एप्लीकेशन और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को भी एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। एस्टीमेट को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं और पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। प्रायर ईयर एरर को रीस्टेटमेंट कहते हैं और बच्चों रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। सही है? ऑनलाइन वालों 1 पे करो, दोबारा सुनो जी। इधर आओ चांद, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या बच्चों? अंडर आईएस 8 जी प्लीज बताएं। पॉलिसी
विच आर द फॉलोइंग आइटम्स इज अ चेंज, जी बताएं जल्दी शाबाश। विच आर द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर आईएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी। जी बच्चा क्लासिफाइंग कमीशन इनकम एज रेवेन्यू इन द हैविंग प्रीवियसली, ये आपको समझाया जो था, एक चीज अदर इनकम में आ रही है, अब इनकम में आ रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। स्विचिंग परचेज प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम अ बिजनेस प्रीवियसली, बच्चों पहले अब आपने ले लिया जी रेंट पर, पहले आप कैश में ले रहे थे, ये बताएं, ये तो बिजनेस की पॉलिसी चेंज हुई है, अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है। आईएस 8 की थ्योरी नहीं पढ़ी ना आप लोगों ने साथ मेरे, जी वो पढ़नी थी बच्चों, आईएस 8 की थ्योरी पढ़नी थी साथ। आईएस 8 की थ्योरी में ये बातें बड़ी तफसीलन बताई थी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। बिजनेस की पॉलिसी यदि हमने अब चीज रेंट पे लेनी है, पहले हमारे पास अपनी थी, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज थोड़ी है, तो बिजनेस पॉलिसी है। बिजनेस कहता है पहले मैं 10% डिस्काउंट देता था, अब मैंने 5% देना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो नहीं है, ये तो बिजनेस की पॉलिसी है। और बात समझ रहे हैं जी। कहता चेंज द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, यार ये इसको सवाल ना, ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। ये कंसोलिडेशन आपके एफएआर 2 के सिलेबस का पार्ट है, आईएफआरएस 10। क्या बात समझे बच्चों? तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, बस ठीक है, ये छोड़ो बस इसको। रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, ये एस्टीमेट का चेंज है जी। आपके सिलेबस में जो चीज है उसके लिए ये अल्फा जवाब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद, जी बता दें प्लीज जी, सब बच्चे बोले। बीटा अभी आपको बता के आया हूं ना, बाकी तो एस्टीमेट्स हैं सारे, क्या हैं बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर आईएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, जी प्लीज। ओहो ये तो है ना भाई मोहतरम, ये वेटेड एवरेज से फाइफो पे जा रहे हैं ना। चेंज इन डेप्रिसिएशन ना यार, ये एस्टीमेट का चेंज है। अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली, लेकिन एक बात बताएं, टिक तो मैंने लगा दिया लेकिन गलती पकड़े इधर जी। बच्चों आप मेरी बात नहीं समझ रहे, देखो दो चीजें हैं। अगर तो सवाल होता बताएं क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मैं कहता हाँ। क्या इसको आईएस 8 के मुताबिक डील करना है, नो। इसलिए बच्चों ये नहीं, इधर लिख लो ना, आपको याद भूले, आपने गलती नहीं पकड़ी, एक्सेप्शन है, ये नोट भी लिखवाया था अल्लाह के बंदो, आपको लिखा हुआ है नोट, आईएस 8 में जाके पढ़ें आप, ये आपको नोट लिखवाया था भाईजान। फेयर वैल्यू सॉरी कॉस्ट मॉडल से आईएस 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना बिल्कुल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन आपसे मैंने अर्ज की थी आईएस 16 जब हम जाके पढ़ते हैं ना, तो आईएस 16 ने स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर कि इसको आईएस 8 के मुताबिक आपने डील नहीं करना, ये एक्सेप्शन है भाई, लिखी हुई है ना, लिखी हुई है ना जी। तो पिछले हफ्ते में नहीं आया जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट व्हिच हैज बीन अराइजन, भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है ना, ये तो पहली दफा आप अप्लाई कर रहे हैं इसे, स्टैंडर्ड को आज अप्लाई ही पहली दफा कर रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आज पहली दफा हुई बच्चों, चेंज थोड़ी है। और बात समझे हैं जी। तो अल्फा जवाब है। इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी, जी इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय, और एक और बात भी बताई थी आपको, व्हेन इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन, तो ये डेल्टा बन गया ना बच्चों, ठीक है। इफ द एंटिटी थिंक्स, वाह जी वो एंटिटी ने थिंक करना है अब, तो स्टैंडर्ड मर गया बच्चों, स्टैंडर्ड मर गया, आईफैक वाले मर गए हैं, स्टैंडर्ड ने थिंक करना है जी। अगर आप थिंक करने लग पड़े बच्चों तो बेड़ा गर्क नहीं होगा कंपनी का। विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जी प्लीज बताएं। अलाउंस तो बच्चों होता है ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जी, फाइफो से, हाँ बिल्कुल, ये नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन का, ये नहीं, चेंज द यूजफुल लाइफ, नहीं, तो क्या बना बच्चों, बीटा, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कहता बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट पीरियड, जी प्लीज बता दें। प्रीवियस एरर है बच्चों, प्रायर ईयर एरर है, क्या करेंगे बच्चों, कंपैरेटिव को रीस्टेट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, और डिस्क्लोजर भी देंगे, करेक्शन ऑफ एरर का नोट दी, जवाब बता दें। बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फॉर अ प्रीवियस ईयर एट देयर, सही है, एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर, दी करेक्शन ऑफ एरर का नोट इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफा बनवाया आपको, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का भी नोट बनवाया, वो अंग्रेजी आपको याद है ना बच्चों जी।
इन अकॉर्डेंस विद IS सेट, मॉक में तैयार करके आइएगा वो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर, हाउ इज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटेड फॉर जी प्लीज? बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स। हाँ बिल्कुल जी, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव क्या एप्लीकेशन। ठीक है, कहता चेंजिंग द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये तो फिर वो प्रायर ईयर एरर बन जाएगा ना भाई, ये तो फिर IS सेट में जी, ये तो जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IS सेट के मुताबिक, कहता प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट नहीं होनी, प्लीज बताइएगा, प्लीज बताएं। इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंटरीज वर अंडरस्टेटेड बाय, भाई होनी है, होनी क्यों नहीं है, प्रायर ईयर एरर है। एक कंपनी हैज चेंज इन अलाउंस, नहीं बच्चों ये तो एस्टीमेट है, ये क्या है जी, कहता ए न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड दैट रिक्वायर अ कंपनी टू चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बट गिव नो गाइडेंस ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो भाई नहीं दी गाइडेंस तो देखो किसी और रेलिवेंट बॉडी ने कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया होगा, कोई लिटरेचर की अनाउंसमेंट आई होगी कि छपी होगी, बच्चों उसको देखो। और बात समझ आई है कि नहीं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस देखो। एंटिटी डिसाइडेड टू मूव चार्ज डेप्रिसिएशन, नहीं ये तो चेंज इन क्या है बच्चों जी, और बात समझे हैं, ये दो तो हो नहीं सकते ना, ये और ये नहीं हो सकता, तो यही होगा ना फिर जी। उसने क्या कहा था, अच्छा नॉट रिक्वायर्ड, तो जो बच्चों जो मैंने क्रॉस किए वो सही होंगे फिर। डन डन बच्चों, चलें ये पार्ट बन गया IS सेट के MCQs का, और फिर हम नमाज की ब्रेक करते हैं अभी।